आज का ये वीडियो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हर एक बच्चे को देखना चाहिए क्योंकि आज हमारे साथ है वंशिका चौधरी, जिन्होंने क्लास 12 सीबीएसई में स्कोर करे हैं 99.4%, मतलब 500 में से 497 मार्क्स। वंशिका हमारे साथ क्लास 11 से जुड़ी हुई हैं, हमारे CUT बैचेस का हिस्सा रही हैं और बहुत ही प्यारा आज मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। अगर इस इंटरव्यू को आप एंड तक देखते हैं तो आप भी ज़रूर से टॉपर बनेंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो को चालू करूं, प्लीज़ कमेंट में जाइए और वहां पर लिखिए कि कुछ समय बाद भैया हम भी आपको अपना इंटरव्यू देंगे, हम भी टॉपर ज़रूर से बनेंगे। खुद को ये कमिटमेंट दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को चालू करिए। बहुत ही प्यारी वीडियो है, एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइए कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है वंशिका। वंशिका, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वंशिका क्लास 12 की टॉपर हैं 99.4%। वंशिका, इससे पहले मैं आपसे 11th 12th CUT रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चालू करूं, मैं चाहूँगा एक बार अपना आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। आप कहाँ की हैं, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे और फिर से बता दीजिए आपने कितने मार्क्स स्कोर करें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंशिका चौधरी और मैं लूम गाँव की बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ और मैंने 12th में 497 आउट ऑफ 500 मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। वंशिका, आपसे मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी मैंने देखा आपको मैसेज करते हुए, हमने पहले भी बात करी हुई है। तो आप मुझे यस बताइए, आप मैडम। द ट्विन ब्रोस से कब से कनेक्टेड है? आप 12th में हमारे चैनल पर आई थी, आप 11th से कनेक्टेड है। सर, जो 11th के जून से मैंने आपका चैनल अच्छा। फाइंड आउट किया था। हम्म। यस भैया। तो उस टाइम पे 11th के जून में मुझे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मिली उस पे, तो फिर मैं 12th के जून से स्टार्टिंग से आपसे कनेक्टेड हुई थी दोबारा से। तो 11, हाँ 11th में हमारी उस समय एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं आती थी, बट 11th से यस मतलब आप मैडम। कनेक्टेड है। वही मैं चैट्स पढ़ रहा था तो मैंने देखा हमारी पहले बात हो चुकी है बहुत बार। वंशिका, चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन के साथ चालू करना चाहूँगा। आपने भी अपने जूनियर्स में ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे बहुत रश में हैं। मतलब अभी जून का महीना एंड हो रहा है बट बच्चों को लग रहा है कि अभी तक तो सिलेबस हो जाना चाहिए था और मतलब अब तो लेट हो गया है। तो ये आपका इस पर क्या कहना है? आप भी ऐसी थी कि जल्दी जल्दी होना चाहिए, आपने साल भर आराम आराम से पढ़ाई करी थी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, रश में नहीं रहना है, हाँ। आराम आराम से स्टार्टिंग से पढ़ो। और मेरा भी सिलेबस जो था नवंबर दिसंबर तक खत्म हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हो तो वो लास्ट में ज्यादा हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और रश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका आराम से सब हो जाएगा। तो सारे टॉपर्स ये बोलते हैं, बच्चों को बहुत गलतफहमी रहती है कि बहुत जल्दी जल्दी करना है। वंशिका, तो जैसा कि आपने बताया कि नवंबर दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो इसका ये मतलब है कि आपने आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करी थी। तो आपके हिसाब से लाइक आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या होता था? आप कोई चैप्टर कर रहे हो, वो कैसे करते थे आप? तो सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर जो कर रही थी मैं, तो उसको सबसे पहले डिटेल वीडियो से करती थी। फिर उसके बाद उसको एनसीईआरटी से खुद को एक्सप्लेन करती थी। हम्म। जैसे मैं सामने वीडियोस चला के रख लेती थी और मैं खुद को, जैसे मैं किसी को सामने पढ़ा रही हूँ तो इस तरीके से मैं उसको खुद से समझती थी। फिर 2 या 3 दिन बाद फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती थी। एफपीएच सीरीज आपकी जो हम्म। फसनाफक है सीरीज, उससे मैं उसका दोबारा से रिवीजन करती थी। तो इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाता था वो माइंड में चैप्टर। तो आपने सबसे पहले वीडियो करी, वीडियो करने के बाद आपने एनसीईआरटी से खुद को एक्सप्लेन करा, जिससे आपको ये समझ में आया कि बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर आपने क्वेश्चन यस आंसर करा। सर। अच्छा, इतना तो अपन ने कर लिया, लेकिन कई बार फिर ऐसा लगता है ना कि भूल जाएंगे, डर लगता है, तो आप बाद में रिवीजन भी करती थी टाइम टू टाइम? हाँ जी भैया, वो एनसीईआरटी से ही दोबारा से रिवीजन करती थी मैं। अच्छा, एनसीईआरटी से ही तो मतलब, और ये इस चक्करों में तो नहीं थी आपकी ये रिफ्रेशर भी ले लेते हैं, वो रिफ्रेशर भी ले लेते हैं? नहीं भैया, एनसीईआरटी ओजी बुक है, 12th के हम्म। लिए सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। तो 11 12 CUT हर जगह सिर्फ एनसीईआरटी काम आई आपके लिए? कोई ऐसा क्वेश्चन जो बाहर से आ यस गया हो कहीं भैया। से? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बस एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस भी आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी करना है। अच्छा, अब इससे पहले मैं और क्वेश्चन में पूछूं आपसे, मुझे थोड़ा सा आपका रिजल्ट के बारे में भी जानना है। लाइक 99.4%, सिर्फ 3 मार्क्स कम है आपके बोर्ड्स में। तो आपने कभी 11th में 10th में एक्सपेक्ट करा था कि ऐसा हो जाएगा 12th में? और जिस दिन हुआ उस दिन मतलब बताइए, घर के बारे में बताइए, क्या सीन था घर में? तो इतना मतलब ये एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ठीक स्कोर आएगा, अच्छा हाँ। स्कोर आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अच्छा स्कोर आ जाएगा।
तो जिस दिन पे रिजल्ट आया उस दिन पे मेरा जो था डिजी लॉकर का अकाउंट पहले नहीं था, तो उस टाइम पे मतलब डिजी लॉकर पे पहले रिजल्ट आया था और नॉर्मल सीबीएसई की बात है। वेबसाइट पे नहीं आया था। तो उस टाइम पे पापा स्कूल में गए हुए थे भाई बहनों की फीस वगैरह को जमा करने, तो मुझे रिजल्ट का पता ही नहीं चला था। मैंने सारे जो नोटिफिकेशन थी, नेट वगैरह था, सब कुछ बंद कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर पापा ने स्कूल से फोन किया कि रिजल्ट आ गया है और मैं अभी चेक करवा रहा हूँ। तो फिर जब पापा ने फिर से दोबारा से फोन किया और उन्होंने बोला कि 99.4% तुम्हारे परसेंटेज बने हैं, तो मुझे सीरियसली अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी परसेंटेज आ सकती है। तो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड फील हो रहा था उस टाइम पे भी। इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया। वंशिका का ऑडियो तो बहुत क्लियर आ रहा था, लेकिन मेरा ऑडियो कहीं गायब हो गया। इसलिए अब आगे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद वंशिका, आप मुझे ये भी बताइए कि आपके टीचर्स का क्या रिएक्शन था। टीचर्स तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश थे एंड पेरेंट्स तो अभी तक भी खुश है। मतलब 1 महीने तक पूरा ऐसे गांव वाले आ रहे हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो पूरा ऐसा पूरा ये चल रहा है अभी तक भी। इसके बाद वंशिका, आप मुझे ये भी बताइए, क्या आप नोट्स बनाती थी और साथ में रिवीजन करने का क्या तरीका होता था आपका। एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब आपको लगेगा कि इतना ज्यादा हो रहा है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क क्यों करे, तो मैं नोट्स बनाए हैं। मैंने सीयूईटी में भी नोट्स बनाए हैं, बोर्ड्स में भी नोट्स बनाए हैं, लेकिन जब फाइनल रिवीजन की बारी आती थी तो मुझे लगता था कि कहीं कुछ छूट ना जाए, तो मैं दोबारा से एनसीईआरटी को रिवाइज करती थी। तो उसने काफी ज्यादा हेल्प किया है, बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। वंशिका, बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि बच्चों को रिवीजन करने में बहुत बोरियत आती है। बार बार रिवीजन करने का मन ही नहीं करता है, बार बार पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बच्चे तो एक बार पढ़कर बोर हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। नो डाउट रिवीजन करने में बोरियत आती है, मुझे भी रिवीजन करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो फर्स्ट रिवीजन और जब पहली बार पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, और लास्ट रिवीजन मैंने एनसीईआरटी से किया है, लेकिन बीच में जो रिवीजन किया है वो अलग अलग मेथड से किया है। जैसे कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवीजन किया है, कभी नोट से रिवीजन किया है। तो मतलब जब अलग अलग चीजों से रिवीजन होता है तो इतनी ज्यादा बोरियत तब उस टाइम पे फील नहीं होती है। वंशिका, आप जो नोट्स बनाती थी वो मतलब बच्चों की तरह बहुत बड़े बड़े नोट्स होते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नोट्स बनाने के चक्कर में पूरी एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट हो जाती है, या फिर आपके शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स रहते थे। नहीं भैया, मेरे नोट्स मतलब एक जो ये पेज है इसका इधर वाला एंड इधर वाला बहुत छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाए। मैंने आपके पास टेलीग्राम पे भेजे भी थे उस टाइम पे नोट्स। इसके बाद मेरा वंशिका एक और आपसे क्वेश्चन है कि आप जैसे टॉपर्स भी स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह देखते हैं। लाइक हमारे चैनल पर इतनी वीडियोस आती थी, आप कनेक्टेड थी, तो आपने वीडियोस वगैरह देखी थी या फिर जरूरत ही नहीं पड़ी कभी आपको। मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, जैसे डिस्ट्रैक्शन की एक प्रॉब्लम आई थी, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई थी। तो मतलब जितनी भी माइंड में प्रॉब्लम होती थी वो सारी वीडियोस आपने अपलोड की हुई है। तो मतलब वो सारी वीडियोस ना बहुत ज्यादा हेल्प की है मुझे भी। जैसे आपने वो टाइम मैनेजमेंट में मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो आपने वो एक डाला हुआ है एक वीडियो में कि सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के पढ़ो, 2 सब्जेक्ट एक दिन, फिर ऐसे। तो वो वाली स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया, उसके बाद से टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आई थी फिर मुझे। वंशिका, क्या आपका कोई फिक्स्ड डेली रूटीन होता था कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, या फिर आप अपने हिसाब से पढ़ती थी और आपका माइंडसेट क्या रहता था। मतलब कुछ प्लानिंग करती थी आपकी, पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि समझ में आ रहा है आप कंसिस्टेंट रही हैं पढ़ाई में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चों को कोई प्लानिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल तो मैंने कभी बनाया नहीं कि 5 से 6 करना है, 4 से 5 ये करना है। लेकिन हाँ, मैं जो है डायरीज बनाती हूँ, मैं छोटी सी डायरीज में टुडेज गोल लिखती हूँ और उसमें जो भी आज करना होता है वो कर लेती हूँ, और बस यही रहता था। सब पे टिक लगना चाहिए एंड में। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा होता था जब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब एक दिन पढ़ाई कर ली फिर एक हफ्ते पढ़ाई नहीं हुई बाकी बच्चों की तरह, या फिर आप डेली पढ़ाई करती थी। नहीं, ऐसा नहीं होता था, लेकिन दिन में हो जाता था कि एक दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुए है, तो ऐसा तो रहता ही है, तो नॉर्मल बात है। अच्छा, ये बताइए वंशिका कि आप अर्ली बर्ड थी या फिर नाइट आउल। आई डोंट थिंक इनमें से मैं कुछ भी थी। मतलब ना तो मैं ज्यादा जल्दी उठती थी, ना ज्यादा लेट तक पढ़ती थी। मतलब नॉर्मल था, 7 से 11, मतलब सुबह उठना, स्कूल के लिए जाना, फिर 11 बजे तक, मतलब नॉर्मल था, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था। वंशिका, एक और चीज़ है जो बहुत बच्चों को परेशान करती है, वो है डिस्ट्रैक्शन। तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करती थी। तो भैया मैंने अपनी एक ट्रिक लगाई थी जो मुझे अभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगती है। तो जो वीडियोस का काम होता था कि ये वीडियोस फोन से पढ़नी है, तो वो तो पढ़ लेती थी, लेकिन जब बात आती थी खुद से पढ़ने की तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम पे फोन चलाने का मन करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, मैं क्या करती थी कि मैं
फोन की वीडियो ऑन कर लेती थी और उसको सामने रख लेती थी। तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब आपका फोन भी एंगेज है, वो आपको सामने से देख रहा है, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है मेरे लिए। वंशिका, हमने डिस्ट्रैक्शन की बात कर ली, लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, और वो है जब बच्चे डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फील नहीं करती थी, टॉपर्स भी डीमोटिवेशन से गुजरते हैं जब कुछ गलत हो जाता है, तो आप उससे कैसे डील करती थी? तो ऐसा नहीं है कि टॉपर्स को नहीं लगता डिमोटिवेटेड, मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता था तो मेरे को रोने का मन करता था। तो उस टाइम पे अपनी फैमिली से बात करो, मैं अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बात करती थी, वो इनकरेजमेंट देते हैं आपको। फ्रेंड से बात करो, वो इनकरेजमेंट देते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है। और एक आपने दिसंबर एंड में, आई थिंक जनवरी के स्टार्टिंग में, आपने वो सेफ हेवन ग्रुप चलाया था, वो टेलीग्राम पे चलाया, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। वंशिका, आपके हिसाब से फ्रेंडशिप का क्या रोल रहता है? लाइक आपके भी फ्रेंड्स थे, उनका कितना बड़ा रोल था आपके टॉपर बनने में? तो 10 जब 11 से पहले तक, 10 तक, मतलब अभी भी मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ और ज्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। तो जब मैं 11th में आई तो मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिला और तब से मेरा फ्रेंड सर्कल बनने लगा। एंड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सबका, लेकिन आपका जो है फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी मैं बताऊंगी कि आपने जो वो चार्ट बनाया है टॉपर्स का, तो उसमें जो मेरे से बाद वो है रिया, तो वो मेरी बेंचमेट है और मेरी फ्रेंड भी है। हाँ जी, ये तो हमारे 6 लड़कियों का ग्रुप है, तो उसमें सारे ही, मतलब सबकी परसेंटेज अच्छी आई है इस टाइम पे। तो इनकरेजमेंट तो मिलता है फ्रेंड से। नहीं, एक साथ पढ़ते थे, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे बताती थी, और अगर और किसी को समझ में नहीं आ रहा है पूरे ग्रुप में से तो हम उनको पढ़ाते थे। तो मतलब ये था कि एक दूसरे की हेल्प करते थे हम, इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल मिलता है। अच्छा, ये तो 12th की बात हो गई वंशिका, आप मुझे थोड़ा सा 11th के बारे में भी बताइए, आपकी 11th की जर्नी कैसी थी? 11 तो जैसे मैंने भी बताया कि 10 तक मैं एकदम बंद बंद रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करना। तो 11 12th में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो सोशल लाइफ थी थोड़ी, और जो पढ़ाई था, दोनों को बैलेंस किया। 11th में, 12th में, इवन 12th में हम ट्रिप्स पे भी गए सारे फ्रेंड्स। तो मतलब ये था कि ये नहीं कि सिर्फ किताबों में ही घुसी रही मैं। 11 12th में मैंने जो था, कई सारे सेलिब्रेशंस होते थे स्कूल में, तो उनमें भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा वंशिका, अब थोड़ी सी हम सीयूटी की बात कर लेते हैं। आप हमारे बैचेस का हिस्सा रही हैं, उसके बारे में भी बताइए, और अपने सीयूटी प्रिपरेशन के बारे में भी बताइए, सब कुछ जो आप बताना चाहती हैं। तो सी पेपर तो सारे सही गए हैं, बट अब रिजल्ट का तो एनटी इज अनएक्सपेक्टेड। तो सीयूईटी में तो मैंने आपका बैच लिया था, जो 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का जो बैच था, वो वाला बैच लिया था। फिर जब लेक्चर पूरा हो जाता था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी, और फिर एनसीईआरटी से, जैसे बोर्ड्स में रिवाइज किया था, एनसीईआरटी से रिवाइज करती थी। तो बैचेस में तो सबसे पहले लेक्चर कंप्लीट किया, फिर उसकी नेक्स्ट डे या फिर उससे अगले दिन उसकी एनसीईआरटी रिवाइज की, फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। आपने एमसीक्यू शीट दी हुई थी, वो तो पूरे ऐसे के ऐसे एमसीक्यू से उठ के आ रहे हैं उससे तो। और फिर आपने 3 मॉक टेस्ट दिए हुए थे, वे मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस किए थे। नहीं, बैचेस एकदम बेस्ट बैचेस थे फॉर सीयूईटी। अगर कोई आने वाले जूनियर्स है, उनको भी ये बैच लेने चाहिए। ओजी बैचेस है, मैं मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा हेल्प हुई है मेरी सीयूईटी प्रिपरेशन में। थोड़ा भैया, अभी भी मतलब अभी रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ी टेंशन तो है कि अगर होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक मतलब मैं मानती हूँ कि 12th तक तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो स्ट्रगल की स्टार्टिंग है, अभी तो आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है कि अब कर सकते हैं कुछ, लेकिन ये नहीं कि आप ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि 12th में मैंने टॉप कर लिया, अब तो सब कुछ कर लूंगी मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस रहना चाहिए। वंशिका, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह पढ़ने में अच्छे होते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कभी भी टॉपर नहीं बन पाते। वो क्या एक चीज है जो उन्हें टॉपर बनने से रोक देती है? आई थिंक भैया, जो 12th में मैंने फॉलो किया है वो है कंसिस्टेंसी। आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे हो और फोकस से पढ़ रहे हो, तो आपका हो जाएगा। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया और फिर एक दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता। आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। वंशिका, आखिरी में बस एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है। जब बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देखते हैं और टॉपर उन्हें मोटिवेट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो आखिरी में अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं जो फ्यूचर में आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं? तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने आसपास से मोटिवेशन लेनी है, आपको इंकरेजमेंट लेनी है अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। तो आपको मतलब करते रहने हैं मेहनत, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
एंड एक कोट है जो जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, वो है कि ए फोकस्ड फूल इज बेटर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा मानती हूँ कि अगर आप फोकस्ड हो लेकिन आपका आईक्यू इतना ज्यादा नहीं है और एक डिस्ट्रैक्टेड जीनियस है, तो उससे आप कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हो। आखिरी में वंशिका, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारे बच्चों की मदद होने वाली है। थैंक यू सो मच। ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात हो पा रही है।